So, good evening, everyone, and welcome to this month's webinar on understanding steps towards speech clarity. I think सभी पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारा बच्चा स्पीच में तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन स्पीच क्लियर नहीं है। और अल्टीमेटली सबका यही गोल होता है कि बच्चों में स्पीच क्लैरिटी है, ताकि हमारे अलावा बाकी सब लोग भी हमारे बच्चे को समझ सके और उसको अंडरस्टैंड कर सके। और स्पेशली फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि यूजुअली पेरेंट्स यही बोलते हैं, मैम मेरे को तो इसकी बात समझ आ जाती है, लेकिन जो इसके फ्रेंड्स हैं वो नहीं समझ पाते हैं। तो हम सब यही चाहते हैं कि बच्चा जो भी बोले वो हर किसी को समझ आए। सो आज का सेशन बेसिकली दो एम है आज के सेशन में। पहला एम, कई बार बच्चों की हियरिंग एज इतनी नहीं होती, लेकिन हम गलत गोल ले लेते हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि स्पीच की स्टेजेस क्या होती हैं, कौन सी साउंड्स पे पहले काम करना चाहिए, कौन सी पे बाद में। नंबर 2, हम देखेंगे क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं, ताकि अगर एक साउंड डेवलप नहीं हो रही तो हम उसको कौन सी स्ट्रैटेजी से अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। और थर्ड, जो मैं सबसे ज्यादा स्ट्रेस करूंगी आज के सेशन में, वो ये है कि बजाय आप बच्चे को सिखाओ, हमें वो स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है कि बच्चा खुद से बोले, सुने, समझे, और अगर गलती कर रहा है तो खुद से करेक्शन पे करे। उसको बोलते हैं सेल्फ करेक्शंस थ्रू ऑडिटरी फीडबैक लूप। उसको कैसे डेवलप करना है आज हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चों को खुद ही को अपने आप करेक्ट करना है। आप हर समय हर जगह उनके साथ नहीं होंगे। ओके, सो बिफोर वी बिगिन इनटू द स्टेजेस ऑफ स्पीच, स्पीच प्रोड्यूस कैसे होती है, पहले सब पेरेंट्स को एटलीस्ट जो बेसिक चीजें, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन बेसिक चीजें समझेंगे कि जैसे हमारी बॉडी में एक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, हमारी बॉडी में अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ऐसे ही स्पीच का भी, स्पीच प्रोडक्शन का भी एक सिस्टम है। हर इट इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड्स। सो स्पीच क्या है कि जो हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको हम वर्ड्स में बोल पाए, वर्बल कम्युनिकेशन कर पाए, उसको हम स्पीच बोलते हैं। तो स्पीच प्रोडक्शन के लिए भी हमारे 4 सिस्टम्स बॉडी में काम करते हैं। ये 4 सिस्टम में सबसे पहला आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि सांस लेना, सांस छोड़ना। हमेशा आप ध्यान रखें कि स्पीच तभी प्रोड्यूस होती है जिस समय पे आप सांस छोड़ रहे होते हो। ओके, सो पहले बोलने से पहले हम एक लंबी सी सांस लेते हैं, और जैसे जैसे हम सांस छोड़ते हैं हम अपनी स्पीच को प्रोड्यूस करते हैं। तो स्पीच प्रोडक्शन हमेशा सांस छोड़ने पर होती है। अक्सर देखा गया है कि हमारे बच्चे बहुत शॉर्ट ब्रेथ्स लेते हैं, क्योंकि उनको स्पीच उतना बोलने की आदत नहीं होती, इसीलिए लंबा होल्ड करने की आदत नहीं हो पाती, इसीलिए वो लंबा बोल नहीं पाते। सो कुछ चीजें, एक्सरसाइजेस हम बात करेंगे जिससे कि आप उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, ताकि सांस लेना, सांस छोड़ना इजी हो, क्योंकि जो साउंड है वो सांस छोड़ने पे ही प्रोड्यूस होती है। सेकंड है, आइए देखते हैं क्या है। फर्स्ट हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनहेल एंड एक्सहेल। ये जब हम इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो सांस हमारी जो इनहेल है, ऑक्सीजन लंग्स में जाती है ट्रैकिया और लैरिंग्स के थ्रू। और जैसे जैसे हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे जो लैरिंग सिस्टम है, मैं दिखाती हूँ लैरिंग्स क्या होता है, वहां पर जो वोकल कॉर्ड्स है वो वाइब्रेट होती हैं और उनसे साउंड का प्रोडक्शन होता है। ओके, सो सेकंड सिस्टम होता है फोनेटिक, लैरिंग्स और फेरिंग्स का रोल। ये क्या होती है, जैसे हमारे यहाँ गले में 2 पाइप्स होती हैं, एक होती है फूड पाइप, एक होती है विंड पाइप। फूड पाइप से हमारा खाना सीधा स्टमक में जाता है, तो वो हमारा बनता है डाइजेस्टिव सिस्टम।
फूड पाइप के बिल्कुल साथ में चलती है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें कि सांस हमारी लंग्स में जाती है। इसीलिए बोलते हैं जब हम खाना खाते समय हमें बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो खाना हमारी सांस की नली में भी जा सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल साथ साथ होती हैं। और इसी पाइप में हमारा ये ट्रैकिया, जहां से हम सांस अंदर ले जाते हैं, उसके एंड पर होती हैं वोकल कॉर्ड्स। इन वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से साउंड प्रोडक्शन होती है। क्योंकि हम सांस छोड़ रहे हैं, वोकल कॉर्ड हिलती है, और फिर वाइब्रेशन से हम बोल पाते हैं। अब बोलने के लिए सांस को दो जगह से छोड़ सकते हैं। कहाँ कहाँ से? या मुंह से या नाक से। तो जो थर्ड सिस्टम हमारा काम करता है वो होता है कैविटीज का, यानी कि नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी। थर्ड, जैसे रेजोनेटिंग है नेजल एंड ओरल कैविटीज। कुछ साउंड्स हमारी नाक से प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि हम नाक से हवा छोड़ते हैं, उनको बोलते हैं नेजल साउंड। नेजल साउंड कौन सी होती है? म, न, अंग। अब आप सब लोग, मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी आपको, तो आप पेपर पेन लेके सब कुछ लिखें, ताकि आप उसको समझ सकें। कि कई कई पेरेंट्स आके बोलते हैं मैम इसका बहुत नाक से आवाज आता है, हर चीज नेजल सुनाई देती है। तो नेजल इसलिए सुनाई देती है क्योंकि ये वाले बच्चे मुंह से हवा छोड़ने की जगह नाक से हवा छोड़ते हैं। अगर नाक से हवा छोड़ेंगे तो सारी साउंड्स नेजल सुनाई देंगी। ऐसे बच्चों में आपको हमें क्या प्रैक्टिस करानी है? ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ब्रीद आउट के टाइम नाक बिल्कुल बंद कर दें उनका, और मुंह से हवा छोड़ने के लिए उनको प्रैक्टिस कराएं। तो उनकी जो नेजैलिटी है, यानी कि नाक से आने वाली साउंड है, वो कम होनी शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे बच्चे को मुंह से हवा निकालने की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसीलिए ये दो कैविटीज, मुंह वाली ओरल कैविटी, नाक वाली नेजल कैविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फोर्थ सिस्टम हमारा क्या है? आर्टिकुलेटरी सिस्टम। आर्टिकुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि जैसे हमारे चलने के लिए हमारे ऑर्गन्स है लेग्स एंड फीट एंड नी, हिप जॉइंट, ये सारे हमारे वॉकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। बोलने के लिए हमारे कौन से ऑर्गन्स आते हैं? माउथ। हाँ, माउथ, टीथ, एल्वियोलार रिज। एल्वियोलार रिज कौन सा होता है? जब आप मुंह खोलेंगे तो ऊपर का, जिसको हम तालू बोलते हैं, जहां जीभ ऊपर टच करती है, उसको हम हार्ड पैलेट बोलते हैं, रिज को। और पीछे जिसको हम एक बेल बोलते हैं, घंटी, उसको हम सॉफ्ट पैलेट या वीलम बोलते हैं, वो। और हमारी जीभ, हमारा जॉ, ये सारे हमारे बोलने के स्पीच पार्ट्स हैं, जिनकी हेल्प से हर एक जगह से अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होती है। तो अब बहुत सारे पेरेंट्स ने ये बोला कि बच्चे साउंड को रिप्लेस करते हैं, जैसे त को थ, क को ख, त को थ, और थ, हाँ, त थ द में। अब क्या होता है? ये बच्चे इसलिए रिप्लेस करते हैं क्योंकि उनको कौन सी साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होनी है ये नहीं समझ आ पाती। जैसे कि सबसे कॉमन मिस्टेक वो करते हैं त और ट में। त, त और ट। अब त को आप सब लोग बोलो, देखो आप मेरे साथ साथ बोलोगे ना, आपको वो प्लेसमेंट्स पता चल जाएंगी कि कौन सी साउंड कहाँ प्रोड्यूस होती है। त जो है, जब हमारी टिप ऑफ टंग, यानी कि बिल्कुल टिप, अगर दांत, आगे के दो दांत के पीछे वाली ऊपर जगह पे, यहाँ पर लगेगी, तब त प्रोड्यूस होता है। अगर हमारी जीभ पीछे लगेगी तो ट प्रोड्यूस होगा। तो त और ट में दोनों जगह पर जीभ ऊपर उठती है, लेकिन त में आगे लगती है,
टर्म में पीछे लगती है। ठीक है, तो कई बार बच्चे प्लेसमेंट नहीं जान पाते, इसीलिए वो साउंड्स को रिप्लेस करते हैं। तो कौन सी साउंड को पहले कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए, इसको अभी हम समझेंगे। कहने का मतलब है ये हर पार्ट हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है सही स्पीच प्रोडक्शन के लिए। ओके, अब अगर हम बात करते हैं कि कई बच्चों में स्पीच क्लैरिटी, इसलिए किसी का म्यूट, हाँ प्लीज अपना किसी का वीडियो ऑडियो ऑन है, निकिता आपका म्यूट करिए प्लीज, थैंक यू। अभी भी किसी का ऑन है, अपना ऑडियो म्यूट कर दीजिए प्लीज, थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, अब आप सब लोग लिख सकते हैं। अगर आपके बच्चे में जॉ मूवमेंट, टंग मूवमेंट या लिप मूवमेंट में प्रॉब्लम है तो कभी भी स्पीच क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। अब मैं आपको ये, आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में है ना? तो मैं आप सबके लिए एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें आप इनके ओरो मोटर स्किल्स को चेक करेंगे। ठीक है, मैं ये व्हाट्सएप पे चार्ट भेजूंगी और आप घर पे ये सब टिक करिएगा कि क्या आपका बच्चा ये सारे पॉइंट्स कर रहा है या नहीं। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर हम जॉ मूवमेंट की बात करें तो जॉ क्या होता है, हमारा जबड़ा। ठीक है, तो जॉ में क्या आपका बच्चा पूरा मुंह खोल पाता है, लाइक आ? क्या आपका बच्चा पूरा दांत को बंद कर पाता है, लाइक ऐसे, ताकि उसका जॉ बंद हो पाए? क्या आपका बच्चा हार्ड फूड को च्यू कर पाता है? कई मैंने पेरेंट्स देखे हैं जिनके बच्चे सॉलिड फूड नहीं खा रहे। अगर आपके बच्चे गाजर, सेब ये नहीं काट के चबा सकते, इसका मतलब उनके जॉ मसल स्ट्रांग नहीं है। जॉ मसल स्ट्रांग ना होने से भी स्पीच क्लैरिटी अफेक्ट होती है। ओके, ऐसे ही मैं टेबल भेजूंगी टंग मूवमेंट का। टंग मूवमेंट मतलब कुछ एक्सरसाइजेज मैं बताती हूँ, मतलब टंग को राइट साइड ले जाना, लेफ्ट, अप, डाउन, 4 ये मूवमेंट। मुंह के अंदर रोटेशन, इस तरह से टंग। क्या वो चाइल्ड प्लेस द टंग इन द मिडल पोजीशन बिटवीन द टीथ? हाँ, बाहर निकालना, मिडल ऑफ द टीथ। एलिवेट द टंग टू टच द लिप, बाहर से ऊपर का लिप। हाँ, टच द लोअर लिप। इस तरह से ये 9 to 10 स्केल्स हैं टंग मूवमेंट के। आप प्लीज उसको पढ़िए और सारे टिक करिए। जो चीज बच्चा नहीं कर पाता उसको एक्सरसाइजेस के द्वारा ठीक करवाइए, क्योंकि ओरोमोटर स्किल्स का डेवलप होना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है अच्छी स्पीच क्लैरिटी के लिए। ऐसे ही अगर लिप मूवमेंट देखें, आप देखेंगे कई बच्चे ना मुंह पूरा बंद नहीं करते, उनका हल्का सा दोनों लिप्स के बीच में गैप रहता है, लाइक दिस। हर टाइम उनका मुंह खुला रहता है। सो मेक श्योर आपका बच्चा पूरा लिप टू लिप टच कर रहा है, वो पाउट कर रहा है। आ, ऊ, ई, तीनों साउंड्स को लिप लिप के साथ कर रहा है, लाइक आ, ऊ, ई। ये सारा लिप मूवमेंट है। अगेन, लिप मूवमेंट के 10 to 12 पॉइंट्स हैं, आप चेक करेंगे लिस्ट के साथ कि आपका बच्चा सारी मूवमेंट्स को ठीक से कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्केल्स हैं।
सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं, कुछ एग्जांपल्स मैंने बता दिए हैं, बाकी आप उस लिस्ट के साथ देख के सबसे पहले इन्हीं पे काम करेंगे। ओके, क्लियर? दैट इज स्टेप नंबर 1। नंबर 2, अब हमें ये समझना है कि स्पीच की स्टेजेस क्या होती हैं। स्पीच की स्टेजेस में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि क्या आपका बच्चा हर तरीके का वावल प्रोड्यूस कर पाता है या नहीं। आप कॉन्सोनेंट वगैरह सब भूल जाओ। हिंदी में हमारी क्या होती है? 12 खड़ी, अ आ ई उ ए ओ अंग। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि क्या बच्चा ये सारे वॉवल्स को प्रोड्यूस कर पाता है या नहीं। ये स्टेप नंबर 1 होता है, क्योंकि स्पीच में सबसे पहले वावल प्रोडक्शन शुरू होता है। वावल प्रोडक्शन शुरू होने के बाद डिफ्थोंग्स आते हैं। डिफ्थोंग्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वावल्स। जैसे आ और ओ मिला के बन गया आओ, आ और ई मिला के बन गया आई, आ और ऊ मिला के बन गया आऊ, ऊ और आ बन गया उआ। यस शिखा, आपने क्वेश्चन पूछना है? अनम्यूट करो पहले। हेलो मैम। हेलो शिखा। मैम अभी आपने वॉवल्स के बारे में बताया कि बच्चा सब वॉवल्स प्रोड्यूस करना चाहिए। हम्म। जब शिवी पहले सारे वॉवल्स प्रोड्यूस करता था, लेकिन जब हमने क पे काम किया तो शिवी ने ऊ की जगह कू बोलना शुरू कर दिया और हम्म। ई की जगह की बोलना शुरू कर दिया। हम्म। ये प्रॉब्लम मतलब 15-20 डेज से चल रही है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है मैम, ये अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी ये? आप क पे काम कर रहे हो पहले तो उसके कु वॉवल्स और थे, ई है। पहले वॉवल्स ऊ और ई क्लियर थे, हाँ। लेकिन क के प्रोडक्शन के बाद क बहुत अच्छा हो गया, हम्म। लेकिन ऊ की जगह कू और ई की जगह की। हर बार वो ऐसे ही कर रहा है या सिर्फ जहाँ क आ रहा है उधर यूज हो रहा है? मैम जहाँ पे ऊ आ रहा है वहां पे यूज कर रहा है ये क को। तो आपने उसको बोल के करेक्शन करानी है। जैसे हमने बता के मे बी उसको इंटेंशनली ना पता नहीं चल रहा कि वो क्या कर रहा है, तो जैसे हम उसको बता के करेक्शन कराते हैं, आपने वैसे ही स्ट्रैटेजी यूज करनी है ऑडिटरी फीडबैक लूप के थ्रू। कि आप ऊ को कू बोल रहे हो, क को नहीं बोलना, खाली ऊ को बोलना है। ओके। और क्योंकि मैं, मुझे लग रहा है वो कंफ्यूज हो रहा है, गले से और माउथ से मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। हाँ हो सकता है, तो आप उसको बाकी कॉन्सोनेंट्स के साथ प्रैक्टिस करा के भी ठीक करा सकते हो। ओके मैम। ठीक है, ओके। तो डिफ्थोंग्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वावल्स। उसके बाद आएंगे कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है कि हमारे अल्फाबेट्स, जिसको हम व्यंजन भी बोलते हैं, क ख ग घ च छ ज झ, या बी सी डी एफ जी एच अगर इंग्लिश के हैं तो। और लास्ट जो स्टेप होता है स्पीच डेवलपमेंट में, वो होता है ब्लेंस का। ब्लेंस मतलब जैसे दो वावल के कॉम्बिनेशन को डिफ्थोंग बोलते हैं, ऐसे ही दो कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशन को ब्लेंड बोलते हैं। जैसे स और म मिला के बना स्म, स्म से बनेगा स्माइल। प और ल बन मिक्स ज्वाइन करके बना प्ल, तो क्या बनेगा? प्लीज। क और ल ज्वाइन करके बनेगा क्ल, क्ल से क्लैप। ठीक है, फ और र ज्वाइन करके बनेगा फ्र, फ्रॉग। ग और र ग्र, ग्रीन। तो ये वो साउंड्स हैं जो हमेशा लास्ट में आनी शुरू होती हैं, इनको हम ब्लेंड्स बोलते हैं। तो मेक श्योर जब भी आप स्पीच पे काम कर रहे हो, पहले देख लो वावल आ गया है या नहीं। उसके बाद आपने कॉन्सोनेंट लेना है, कॉन्सोनेंट के बाद उसके ब्लेंड्स पे काम करना है। अब कॉन्सोनेंट कौन से लेने हैं, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आपने समझनी है। क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं जिसमें त और थ रिप्लेस हो रहा है, क और ख हो रहा है,
मसूद, अगर र का प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा, तो र जो है वो स्टेजेस ऑफ स्पीच में थर्ड स्टेप कॉन्सोनेंट में आता है। क्या आपका बच्चा उतने लेवल पर आ गया है कि आप उससे र को एक्सपेक्ट कर रहे हो? सबसे पहले ये समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 30 dB में सुनता है तो वो र को फर्स्ट ईयर ऑफ इम्प्लांट एज में वो बोल लेगा। वो नहीं बोलेगा, क्योंकि र इज अ थर्ड स्टेप कॉन्सोनेंट। अब जो मैं बात कर रही हूँ कॉन्सोनेंट्स की, सबसे पहले ना मैं आप सबको ये चार्ट दिखाना चाहती हूँ। आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट है और इसको आज आपको बड़े अच्छे से समझना है कि स्टेजेस ऑफ स्पीच में पहले कौन से साउंड्स पे काम करना है। अब आप देखेंगे जहां मेरा ये कर्सर गया है, प, म, पहले क्या आ गए? वावल्स। उसके बाद क्या आ रहा है? प, म, अ, न, व और ब। ये जो 6 कॉन्सोनेंट हैं, ये है फर्स्ट स्टेप कॉन्सोनेंट। इसका मतलब बच्चे की स्पीच में सबसे पहले यही वाले कॉन्सोनेंट प्रोड्यूस होते हैं, और हमारे स्पीच टारगेट्स इन्हीं फर्स्ट 6 कॉन्सोनेंट्स के ऊपर बेस्ड होंगे। करेक्ट? ये लगभग, अगर इम्प्लांट एज 0 to 6 months, 0 to 9 months, पहले 9 महीने में आपने वावल्स और फर्स्ट स्टेप कॉन्सोनेंट्स पे ही काम करना है। अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इनमें से बाकी साउंड्स आ जाएं तो अपने आप आ जाएं तो वेरी गुड, लेकिन एज अ स्पीच टारगेट लेके आप उन पे अभी काम ना करें, बल्कि फर्स्ट स्टेप पे करें, क्योंकि यही सबसे सिंपल साउंड्स है प्रोडक्शन के लिए। अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि मैम यही फर्स्ट स्टेप में क्यों आती हैं? यही फर्स्ट स्टेप में इसलिए आती हैं क्योंकि इनको प्रोड्यूस करना बहुत आसान है। अब आप देखो, प, ब और म, ये 3 ऐसी साउंड हैं जो सिर्फ लिप जॉइन करने पे ही निकल आती हैं। जैसे पा पा, मम मा, बा बा। इसमें सिर्फ लिप को ज्वाइन करना है और एयर को ब्लॉक करना है, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। क्योंकि इनका प्रोडक्शन सबसे इजी है, इसीलिए ये फर्स्ट स्टेप कॉन्सोनेंट बन गए। जैसे जैसे बच्चे की एक्सरसाइज, ओरोमोटर स्किल्स, लिसनिंग प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, बच्चे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स साउंड्स को प्रोड्यूस करना सीखते जाते हैं। फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप आएगा, क एज इन केक, ग एज इन गो, ड एज इन डैडी। अगर इंग्लिश में कर रहा है बच्चा तो डैडी आएगा, अगर हिंदी में कर रहा है तो दादा आएगा, द साउंड आएगी। ट एज इन टोमेटो एंड एनजी एज इन इंग, जैसे रिंग, जंपिंग, स्लीपिंग, रनिंग। तो लास्ट की जो एनजी साउंड है वो इंग साउंड है। उसके बाद फ एज इन फैन, फनी, य एज इन येलो। फ और ये हो गए हमारे सेकेंड स्टेप कॉन्सोनेंट। सेकेंड स्टेप कॉन्सोनेंट के बाद हमारे थर्ड स्टेप कॉन्सोनेंट का जो सेट है वो है र रैबिट, ल लायन, स सन, च चीज, श शॉपिंग। ठीक है, ये हमारा थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप में हमारा जेड एज इन जीब्रा, ज एज इन जैक, व एज इन वेलवेट, थ एज थिंक, द एज दोस्त, प्लेजर एज य। ये जो लास्ट सेट है ये सबसे मुश्किल है, क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन है वो कॉम्प्लिकेटेड है। Masood, coming back to your question, your query on production of R sound. First, you have to see, as you have said, कि the child has access to the speech sounds, is at 30 decibel. What is the implant age? Is it the 1 year of 3 years? huh? No, 3 years. 3 years, ma'am. 3 years, then he should have R.
then he should have R. And Yes. if the child is not having R, doing tongue exercises with the child will help you. Because R means the child has to rotate the tongue, Yes. and release the air from the throat, mouth. Yes, ma'am. Tr, 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 tr. You have to Trill do sound. some oral Yes. trill sounds. You have to do oromotor exercises for Yes, R sound, tongue movement, and also you have to practice, make sure R mein there are lot of blends like br, gr, fr. yes, All the sounds which you take, make sure are simple to simple sounds like ra, ro, ro, ya boat gently down the stream. So, selection of words have to be very careful where you are using only vowels with r sound, like ra, ro, ri, and you can yes, ma'am. sing with the child. Ro, ri, ra, ru. So Yes, ma'am. don't go on words. Just practice with vowels with intonation pattern. Yes, You can also take help of that wooden sticks for the placement. Like you can tell the child where is the place for R. yes, ma'am. Because R you can't lip read. You have to show the place. Yes, So you can use that stick and help the child understand the place of R also. So combination of these strategies, oromotor exercises, giving correct placement, helping production with vowels. These three important steps will help you achieve R. yes, ma'am. And if still this doesn't work, you call me. I'll help you. Yes, ma'am. Thank Okay. you, ma'am. Thank you, ma'am. So, okay. So, yes, Ayushi. मैम भ कब प्रैक्टिस करवा सकते हैं हम? फर्स्ट सिक्स में करवा सकते हैं या फिर बाद नहीं, में? भ ध फॉर भैया, भ भैया, भ भ भैया वाला। देखो अगेन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ना आप सब लोगों को ये समझनी है कि बच्चे की जो बच्चा सुनता है वो बच्चा बोलता है। क्या बच्चे के सुनने में भ वर्ड ज्यादा आ रहे हैं? कई बार, अब ये जो मैंने चार्ट दिखाया है ये यूजुअली इंग्लिश लैंग्वेज के लिए है, बट हिंदी में भी इट इज वेरी क्लोज टू द सेम एज इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन जैसे अगर आप अरबिक ले लो, अरबिक में ग्लोटल साउंड यहाँ की गले से निकलने वाली ख वाली साउंड ज्यादा है, तो उन बच्चों में ये वाला चार्ट फॉलो नहीं होगा, उनका ख पहले प्रोड्यूस हो जाएगा। तो बच्चा भ तभी बोल पाएगा आयुषी अगर बच्चा भ साउंड के वर्ड्स ज्यादा सुन रहा है। मैम एक्चुअली जो वर्ड वो सुन रहा है वो एग्जैक्टली बोल रहा है, बट जैसे वो ही वर्ड जैसे भैया बोल रहा है क्लियरली, भ हाँ, से रिलेटेड दूसरी चीज भाभी और कुछ भी बोल रहा है, बट जैसे भगवान बोलना है उसकी राइम में है तो वो भगवान को रिप्लेस कर रहा है किसी अदर वर्ड से। देखो भगवान में आपको ये भी देखना है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात मैं और भी बताना चाहती हूँ पेरेंट्स को कि कई बार हम टारगेट हमारा भ होगा, लेकिन अगर बच्चा भगवान बोल रहा है तो क्लियर नहीं बोल रहा है, इसका मतलब उसको ग बोलना ठीक से नहीं आता हो सकता है। तो आपने स्पीच टारगेट्स पे काम करते हुए खाली स्पीच टारगेट की प्रोडक्शन पे ही फोकस रखना है। जरूरी नहीं है कि वो पूरा वर्ड क्लियर बोलेगा। कई बार हम वर्ड क्लैरिटी पे चले जाते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं हमारा टारगेट तो साउंड है। जैसे टमेटो है, उसमें ट और ट इनिशियल और मिडल में आ रहा है, तो हमें सिर्फ ट पे ही फोकस करके देखना है क्या वो ट को इनिशियल और मिडल में ले रहा है या नहीं, दैट्स ऑल। क्योंकि टारगेट नहीं साउंड। मैम ये चीज तो आपने पहले ही हमको बता दी थी, ये चीज तो दिमाग में है ही, और ये चारों वर्ड्स हैं इसके, जैसे वर्ड मिडिल पोजीशन पे नहीं आता, हमने अभी उस पर काम भी नहीं किया।
तो बट एटलीस्ट ब वाला और ग वाला तो वो बोले, मतलब वो इसलिए मैं चाह रही थी कि क्या मुझे प्रैक्टिस कराना चाहिए। अभी वो 2.5 ईयर इम्प्लांटेड है। हाँ, भ पे आप काम कर सकते हो, लेकिन भ को वर्ड लेवल पे जाने से पहले वावल पे काम कराओ। यस मैम, यस मैम, यस मैम। वावल पे काम करने से बच्चे को, क्योंकि वावल्स बोलने सबसे आसान है, तो भ भ को भा भा भू भू भी भी भे भे, जैसे हमने 12 खड़ी करी है, उसको भ को खाली वावल के साथ पहले कराओ ताकि उसकी प्लेसमेंट फर्म हो जाए। जब बच्चे को कहाँ से जगह से प्रोड्यूस करना है वो आ जाएगा, तो वर्ड लेवल पे इजी हो जाएगा। सो आई थिंक क्योंकि उसकी वर्ड लिस्ट बहुत छोटी सी है, 4 वर्ड की, इसलिए भ प्रोडक्शन में नहीं आ रहा। उसके लिए सबसे पहले कोशिश करो कि आप वावल के साथ स्पीच बैबल गेम्स खूब सारी करो। अगेन पोजीशन में भी भ को वावल के इनिशियल में लो, मिडल में लो, फाइनल में लो। जैसे भा बोला तो भ इनिशियल में आ गया, आ पीछे आ रहा है। आभ, ईभ, ऊभ, एभ, इसमें वावल पहले आ रहा है, भ फाइनल में जा रहा है। आभा, आभी, इसमें कहाँ आ रहा है, मिडल पोजीशन पे। आ और ई साइड में जा रहे हैं और बीच में भ आ रहा है। सो मेक श्योर आयुषी कि आप बच्चे को उतनी प्रैक्टिस करवा रहे हो जिससे कि उसको सुनने में क्लैरिटी है और प्लेसमेंट में क्लैरिटी है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच, डायरेक्शन गलत थी। ओके, चलो, आई एम ग्लैड कि आपको क्लैरिटी मिल गई। ठीक है। सो तीनों प्लेसेस में जो भी नया स्पीच टारगेट लेते हो आप अपने सबसे पहले एज अ पेरेंट आपने यही काम करना है कि कौन कौन सी साउंड्स बच्चा गलत प्रोड्यूस कर रहा है उसको नोट डाउन करो। नोट डाउन करने के बाद आपने ये देखना है क्या मेरी ये स्पीच फर्स्ट स्टेप में आ रही है, सेकंड में आ रही है या थर्ड में आ रही है। अगर फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप क्लियर है, तब आप थर्ड स्टेप में अगर आ रही है तब आप उसको टारगेट लो। टारगेट लेने के बाद सबसे पहले आप वावल कॉम्बिनेशंस के साथ काम करो। वावल कॉम्बिनेशन के बाद काम करने पे आप सिंपल वर्ड सिलेक्ट करो जिसमें ब्लेंड्स ना हो। मोस्टली मैं देखती हूँ सबसे ज्यादा मिस्टेक पेरेंट्स वर्ड सिलेक्शन में करते हैं। जैसे कि र है, र को वो लेंगे ब्रश में, फ्रॉग में, रैबिट, ठीक है, ब्राउन में, अगर मिडल में ले लिया। अब ये सारे क्या है, र के ब्लेंड्स हैं। ब्र इज अ ब्लेंड, फ्र इज अ फ्रेंड, ब्रेड इज अ ब्लेंड। ब्लेंड्स में आते ही बच्चा कभी वर्ड बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर र क्लियर नहीं हुआ तो ब्र कैसे क्लियर हो जाएगा। उसके लिए आप डिक्शनरी की हेल्प लेके अपनी खुद की वर्ड लिस्ट बनाओ जिसमें कि सिंपल वर्ड्स हो और ब्लेंड्स ना हो। और वर्ड्स भी आप ऐसे लो कि जो बाकी साउंड्स बच्चे की ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका टारगेट है ट। अब ट हमारा सेकेंड स्टेप कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप वाले उसके क्लियर है और वावल क्लियर है। मैं ऐसे वर्ड्स लूंगी जिसके कॉम्बिनेशन में वावल और फर्स्ट स्टेप कॉन्सोनेंट ही आए। जैसे ट के साथ हम करेंगे टॉप, टिन, टैम, मैट, टिप। तो यहाँ क्या मैं ले रही हूँ, म, प, ब, वही वाले साउंड्स ले रही हूँ जो उसके ऑलरेडी क्लियर है। तो अगर मेरे कॉम्बिनेशंस ठीक है तो बच्चा 100% सक्सेसफुल बनेगा और वो धीरे धीरे स्पीच क्लैरिटी को की तरफ बढ़ जाएगा, उसकी स्पीच अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है। सो आपने क्या कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करनी है, मेक श्योर आप सब लोग मतलब ईच एंड एवरी पेरेंट और प्रोफेशनल इज डूइंग 6 साउंड टेस्ट, ताकि आपका बच्चा सारा सुन रहा है या नहीं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, राइट। नंबर 2,
उसकी अटेंशन है या नहीं। कई बार आप काम तो शुरू कर देते हो लेकिन बच्चे का ध्यान बिल्कुल नहीं होता। सो आपने ये समझना जरूरी है कि बच्चे की अटेंशन, उसका फोकस आपके सुनने बोलने पर है या नहीं। थर्ड, कोई भी स्पीच प्रैक्टिस 5 से 7 मिनट से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी वेरी बोरिंग। और अगर आपने रोज करनी है तो 5 मिनट से ज्यादा मत करिएगा, नहीं तो बच्चे आपके पास नहीं आएंगे। थर्ड इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो मैं शुरू में आपको बोला था, मैं आप सबको चाहती हूँ आप सब लोग सीखो, वो है ऑडिटरी फीडबैक लूप बनाना। ओके, ऑडिटरी फीडबैक लूप मतलब बच्चा सुने क्या बोल रहा है और अपना ही सुना हुआ बोल के करेक्शन करे। आप में से कितने पेरेंट्स हैं, अच्छा मुझे ये बताओ, जो कि या प्रोफेशनल्स, इवन मसूद, अनीता, आप लोग मुझे बताओ कि आप में से कितने हैं जो अगर बच्चा गलत बोल रहा है तो उसको आप लैंग्वेज दे के बताते हो कि आप क्या गलत बोल रहे हो, बजाय ये कि हम उसको इमिटेशन या दोबारा हम मॉडलिंग करें। कितने कितने लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं? यही प्रॉब्लम है। हम हेलो सब। मैम। हाँ बोलिए। मैम जैसे आपने ये जो अभी बात कही ऑडिटरी फीडबैक लूप, ये मैम लाइक साउंड्स के लिए बोल रहे हैं आप कि जब बच्चा नॉर्मल लैंग्वेज पे आ जाता है, जब वो सेंटेंसेस फॉर्म में बात करता है, उसके लिए बोल रहे हैं? मैं अभी इसीलिए, गुड क्वेश्चन, मैं आपको इसीलिए वीडियो बनाया है, मैं वीडियो ही दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि जब आप देखेंगे तब समझ जाएंगे। ये साउंड लेवल पर भी हम काम करवा सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि जब भी बच्चा गलत बोलता है हम उसको सही बोल के बता देते हैं, मॉडलिंग कर देते हैं। मॉडलिंग इज अ गुड स्ट्रैटेजी, मैं ये नहीं कह रही इट इज रॉन्ग, बट अगर आप उसको लैंग्वेज देना शुरू कर दोगे कि बेटा आपने लास्ट का स ठीक से नहीं बोला, थोड़ा सॉफ्ट बोला, थोड़ा लाउड बोलो, यहाँ पर पॉज करो, यहाँ पे वेट करो, तो आप देखोगे बच्चा लैंग्वेज के थ्रू ही स्पीच करेक्शन कर रहा है। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो। इसमें क्या है, ऑडिटरी फीडबैक लूप जो मैंने बताया है, उस स्ट्रैटेजी को कैसे करना है आप पहले ये समझो कि यहाँ पर कैसे काम हो रहा है। हम रिकॉर्डिंग करें है? अच्छा, अभी हम कौन सी साउंड करेंगे, ये हमने अल्फाबेट भी लिखा है। ये कौन सी साउंड है? नहीं, सुनो, उधर मुंह करो, मम्मा की तरफ। हाँ, इसको थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा और जोर से बोलो। हाँ, अब आ रही है ना आपको आवाज? कौन सी आवाज आई? वेरी गुड। अब क्या है, मैंने साउंड रिपीट नहीं करी, मैंने इसी को बोला आपने कौन सी साउंड बोली थी, और इसी को बोला कि थोड़ा लाउड बोलो। तो क्या है, इसको ऑडिटरी फीडबैक बोलते हैं कि बच्चा खुद से सुने, समझे कि वो क्या कर रहा है, और मैं उसको लैंग्वेज के थ्रू इम्प्रूव करा रही। जैसे मैंने बोला लाउड बोलो तो अब लाउड आई, तो ये हम उसको सेल्फ करेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, इसीलिए ये हम काम कर रहे हैं। शिवांग, अब जो है ना, हम पहले वावल लगाएंगे, पीछे स साउंड लगाएंगे। नींद आ रही है? नहीं आ रही, वेरी गुड। गर्मी तो नहीं लग रही? नहीं लग रही। वीडियो बना लेना, बना ले वीडियो ना थोड़ा सा, ठीक है? अब सुनना, आस स को ठीक से बोलो। सो बेसिकली वीडियो ये नहीं बनाने दे रहा था, बट मैं चाह रही थी कि इस सेशन के लिए हम प्रिपेयर कर रहे थे कि एक सैंपल जरूर होना चाहिए, तो थोड़ी देर का बना पाए, लेकिन आई थिंक इससे आपको इतना एग्जाम्पल मिला होगा कि हर चीज को इमिटेट कराने की बजाय हम उसको लैंग्वेज के थ्रू बोल रहे हैं कि कहाँ प्रेशर डाले, किस चीज को ठीक करे। तो स साउंड की करेक्शन के लिए पहले हमने वावल के साथ करा रहे हैं, और
यहाँ पर स फाइनल प्लेस में पहले करा रहे हैं। सो बहुत सारी साउंड्स ऐसी होती हैं जो पहले फाइनल पोजीशन पर आती हैं, जैसे स, श, म, न। ये साउंड्स हमेशा फाइनल प्लेस में फर्स्ट डेवलप होती हैं, बाद में इनिशियल में आती हैं। तो इससे आपको हेल्प मिली और समझ आया कि हम कैसे लैंग्वेज के थ्रू और सेल्फ करेक्शन पे ले जा सकते हैं। यस यस मैम। एक वीडियो और देखेंगे, उसी का कंटिन्यूएशन में सेकंड सेशन को फाइनल पोजीशन में जैसे करेंगे। तो मैं बोलूंगी, आपको रिपीट करना है। ओके, पास, बास। अब आपने जो फर्स्ट सेशन देखा था वो स फाइनल पोजीशन में वावल्स के साथ था। तो मम्मी ने वावल्स पे घर पे काम करा लिया था, उन्होंने बोला मैम वावल्स के साथ बहुत अच्छा कर रहा है। सो ये सेकंड सेशन है, क्योंकि वावल्स के साथ अचीव हो गया, अब हम कॉन्सोनेंट के साथ लगा के अगेन फाइनल पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि स फाइनल पे अच्छा आता है। तो अब हमने मास, पास, अगेन जो ऑलरेडी उसके एस्टैब्लिश्ड हैं उनको इनिशियल पे लेके स को फाइनल पे लगा रहे हैं। दैट इज व्हाई दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस स्पीच टारगेट। मास, वास, हास, हास, नास, पीस, बीस, लाउडर बोलो, लास्ट में स ठीक से बोलो, शाबाश। मीस, वही 20, 30 ठीक से, 30, नीस, ना नीस, ना 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 नीस, ना 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 पूस, बूस, सबको लाउडर बोलो, शाबाश। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या किया, कॉन्सोनेंट के साथ प्रैक्टिस करी। अब कॉन्सोनेंट के साथ प्रैक्टिस करने पे थर्ड स्टेप क्या होगा, वर्ड पे काम करना। फिर प्रॉपर हम वर्ड्स पे चले जाएंगे, जो फाइनल पोजीशन में पहले स आएगा। उसके बाद हम सेंटेंस, आयुषी जो आपका क्वेश्चन था, हम स्ट्रेट अवे वर्ड से सेंटेंस में आ जाते हैं। वर्ड को भी हम कितने लेवल्स में कर रहे हैं, वावल के साथ, नोन कॉन्सोनेंट के साथ, अननोन कॉन्सोनेंट के साथ, फिर फाइनल पोजीशन में ही सेंटेंस लेवल पे। तो ये स्टेजेस को अगर आप स्टेप्स को धीरे धीरे डेवलप करोगे तो आप देखोगे आपके बच्चे की हर साउंड बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और कोई उसमें किसी भी स्टेज में उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस, हुज रेज द हैंड? मैंने मैम। मैम सेंटेंस बनाना कैसे है, लाइक अब ये समझ में आया कि वॉवल्स कैसे करना है, कॉन्सोनेंट्स के साथ कैसे करना है, बट सेंटेंस में कैसे लेके आना है सारे जो हमारा टारगेट कॉन्सोनेंट है। आपको याद है हम एक कविता करते थे, चंदू के चाचे ने चंदू की चाची को, याद है हाँ करते? हाँ 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 हाँ। तो वहां हम क्या कर रहे हैं, च को प्रैक्टिस करा रहे हैं, चंदू के चाचे ने चंदू की चाची को चांदनी रात हम्म। में चम्मच से चांदी की चम्मच चटाई। हाँ, चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो हम क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। एक तो क्या है ना, जब भी हम स्पीच करते हैं ना, हम इतने फॉर्मल स्ट्रक्चर में कराते हैं कि बच्चा बिल्कुल बोर होके भाग ले। यही चीज नहीं होनी चाहिए, स्पीच को भी फन एक्टिविटी में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आप छोटी छोटी राइम्स अगर बनाओगे सेम साउंड की, अपनी मन मन से बनाओ। कोई जरूरत नहीं है बुक से कविताएं उठा के करने की। मैंने चंदू के चाचे वाली सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। आपने जो हम्म। साउंड को वो सेंटेंस लेवल पे क्लियर करना है, उसकी छोटी छोटी
वर्ड्स से कविताएं बनाओ और गाना गाते गाते उसको काम करो। देखो बच्चे कितने एंजॉय करके वो इमिटेशन पे लाके उसको स्पीच क्लैरिटी पे ले आएंगे। हम वही बोरिंग मेथड से काम करते हैं जिससे बच्चा जो बोलते हैं ना पक जाता है। सो अगर आप देखोगे ना, ये जो 2 वीडियो मैंने दिखाए हैं ये काफी स्ट्रक्चर्ड मेथड है। शिवांग बहुत ही सेटल्ड बच्चा है, टचवुड बैठ के काम कर लेता है, मुझे दिक्कत नहीं आती। लेकिन 95% बच्चे ऐसे पेपर पे बैठ के काम करना पसंद नहीं करते। उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटी के थ्रू ही हम स्पीच बैबल गेम्स करा सकते हैं। जैसे कि मैं कई बार एक पानी का बर्तन ले लेती हूँ, उसमें कॉइन्स फेंको, स्टिकर ले लिए, 10 साउंड करी तो एक स्टिकर मिलेगा। सो रिवॉर्ड बेस्ड वाली एक्टिविटीज के थ्रू ही हम स्पीच टारगेट्स को धीरे धीरे अचीव कर सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका मेथड क्या है उस, और बच्चा उसको एंजॉय कर रहा है या नहीं। ठीक है। सो फ्यू स्ट्रैटेजीज जो आप स्पीच गोल्स को अचीव कर सकते हो कि पहले टारगेट सही लो, और अगर बच्चे का एक साइड पे इम्प्लांट है, यूनिलैटरल है, तो हमेशा उसके इम्प्लांट की साइड पे बैठ के काम करो, क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है। जैसा बच्चा सुनेगा वैसा ही बोलेगा। तो नॉन इम्प्लांटेड साइड नहीं बैठना। अगर हियरिंग एड या इम्प्लांट है तो भी आप इम्प्लांट साइड पे बैठो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्ले एक्टिविटी होनी चाहिए। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज है, बच्चे को कोई भी टारगेट 3 बार से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने। अगर वो नहीं कर पा रहा, इसका मतलब आपका टारगेट गलत है। आप अपने टारगेट को इजी बनाओ, और हमेशा जब भी आप गेम खत्म करो एक सक्सेस नोट पे खत्म करो। मान लो आप च पे काम कर रहे हो, बच्चा नहीं बोल पा रहा, 3 बार ट्राई कर लिया, तो च से हटके श पे आ जाओ। श बच्चा अच्छे से बोल रहा है, और गेम श पे खत्म कर दो। Every activity should end with a positive note. Never end your activity on a failure. Because if you are doing that, आप बच्चे को मैसेज दे रहे हो कि जो मम्मी कराती है उसमें मैं फेल होता हूँ, इसलिए वो नेक्स्ट डे आपके साथ नहीं बैठेगा। अगर आप उसको इजी टारगेट देके सक्सेस पे एंड कराओगे, तो बच्चे को ये मैसेज मिलेगा कि मैंने अच्छा काम किया, मेरी मम्मी खुश हो गई, और हम सबने खुशी खुशी काम किया। नेक्स्ट डे फिर वो आपके साथ तैयार हो जाएगा काम करने को। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि हम बच्चे के साथ डील कर रहे हैं, और जब हम बच्चे थे तो हमें कैसा लगता था। अपने आप को हमेशा बच्चों की पोजीशन में रख के काम करो। हमेशा एज अ टीचर वाले मोड में नहीं रहना, स्पेशली फॉर स्पीच टारगेट्स, इनफैक्ट फॉर एनी टारगेट आई वुड से। ओके। सो ये सब स्टेजेस हमेशा ध्यान रखिएगा। और नोन टू अननोन, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट स्टेप बच्चों के साथ काम करने का ये भी है कि जो बच्चों को पहले आता है वहां से शुरू करना, क्योंकि वो एक कंफर्ट लेवल होता है उनका। कंफर्ट लेवल में आते ही बच्चा अननोन चीजों को अटेम्प्ट करेगा। अगर अननोन में फेलियर हो रहा है तो फिर नोन पे जाके एक्टिविटी को फिनिश करना है। राइट। दीज आर सम इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर ऑल ऑफ यू। विस्पर पे मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ कि बहुत सारी साउंड्स को आप सॉफ्ट साउंड्स बना के विस्पर में जल्दी सिखा सकते हो। नेजैलिटी अगर है तो मैंने बताया बच्चों को मुंह से हवा छोड़नी सिखाओ, उसके लिए फ्रिकेटिव साउंड्स। अब फ्रिकेटिव्स क्या होती हैं ये भी आप नोट कर लीजिए। कौन सी साउंड्स पे आप काम करोगे तो नेजैलिटी कम हो जाएगी, वो है साउंड, साउंड, स, श। ठीक है। ये फ्रिकेटिव साउंड्स है, इन पे काम करोगे तो जो नेजल म न वाली साउंड है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि फ्रिकेटिव्स में हवा हम मुंह से छोड़ते हैं।
जब भी काम करें पोजीशंस जरूर ट्राई करें, इनिशियल मिडल फाइनल। तो ये ध्यान रखना जो साउंड्स मैंने बताई हैं कई, वो पहले फाइनल से शुरू होती हैं। तो कौन सी साउंड को किस प्लेस से शुरू करना है वो आपने डेवलप करानी है। और जब भी आप फीडबैक लूप और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दोगे तो बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि वो खुद को करेक्ट कर सकता है। अब कौन सी चीजें आपने नहीं करनी में मैंने एक बता दिया कि ब्लेंड्स को प्लीज यूज मत करिएगा अगर नए स्पीच साउंड टारगेट्स पे काम कर रहे हैं। सो सिलेक्शन ऑफ वर्ड लिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नो एग्जैजरेशन ऑफ स्पीच। आप में से आज की डेट में बहुत सारे पेरेंट्स हैं, आप सबको पता है बच्चा इम्प्लांट से अच्छा सुन रहा है, फिर भी आप उसको लिप रीडिंग दिखा के सिखाना चाहते हो। अगर लिप रीडिंग से सिखा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन वापस उसको सुनवाने पे जरूर जाना। वापस उसको सुनवाने पे जरूर लेके जाना, क्योंकि स्पीच हमेशा सुनने से ही डेवलप होती है, और बच्चा सुन के याद रखेगा तो बोलने के लिए भी याद रखेगा। सो डू नॉट शो लिप रीडिंग। इफ यू आर डूइंग लिप रीडिंग, मेक श्योर यू आर गोइंग बैक ऑन लिसनिंग। अगर आपका बच्चा फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा इतना सब करने के बाद भी, तो आपने क्या करना है, डिवाइस चेक करना है। आप मेक श्योर करो जब भी आप मैपिंग के लिए जाते हो उसके बाद आप एडेड ऑडियोमेट्री जरूर कराओ, ताकि आपको पता रहे कि बच्चे का सारा स्पीच रेंज में आ रहा है। फिर भी अगर सक्सेस नहीं हो रहा तो प्लीज अपने जो भी आप लोगों के थेरेपिस्ट हैं उनके साथ डिस्कशन करो कि मैं इस पे काम कर रही हूँ, मेरा ये अचीव नहीं हो रहा। कई बार आप सब लोग ये सोचते हो कि अब हमें आ गया है, हम एज अ पेरेंट हमें सब कुछ आता है, हम कर लेंगे। लेकिन एक प्रोफेशनल के पर्सपेक्टिव से जो डिस्कशन से आपको हेल्प मिल सकती है वो अपने आप से नहीं मिल पाएगी। इसीलिए प्लीज अपने जो भी आपके स्पीच थेरेपिस्ट हैं या ऑडिटरी वर्बल थेरेपिस्ट हैं जिनके साथ आप लोग काम करते हैं, इसीलिए मैं बोलती हूँ आप नोट करो, टारगेट्स को नोट करो कहाँ क्या ठीक नहीं हो रहा, और फिर उस लिस्ट को नोट करके अपने थेरेपिस्ट के साथ डिस्कस करो। आपको वो 10 और चीजें स्ट्रैटेजीज बताएंगे ताकि आप उनको घर पर बाकी चीजों को अप्लाई कर सको। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पीच डेवलपमेंट स्टेजेस में होती है, ये एक प्रोसेस है। अल्टीमेटली जिस तरीके का हमारे बच्चे सुन रहे हैं आज की डेट में 100% स्पीच क्लैरिटी पे आ सकते हैं। ऑल यू नीड टू बी इज पेशेंट। खुशी खुशी उनके साथ काम करो, स्ट्रेस में आके स्पीच कभी भी अच्छी डेवलप नहीं हो पाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच। आई होप कि थैंक यू मैम, थैंक यू सो